मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। साइटोलॉजी के व्याख्यानों की श्रृंखला में हम बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल और इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल में कुछ पार्ट्स को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें इंट्रासेलुलर में हमने राइबोसोम्स और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स के बारे में चर्चा की। आज हम दूसरे इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जेनेटिक मटेरियल, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स और कोशिका में बैक्टीरियल सेल में प्रतिकूल परिस्थितियों में बनने वाली संरचनाएं जैसे एंडोस्पोर्स और सिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। जेनेटिक मटेरियल जो मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियोइड होते हैं और इसके अलावा कुछ छोटे सेगमेंट्स या स्ट्रैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो मेन जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि जीवाणु कोशिका में केंद्र के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, तो न्यूक्लियोइड या क्रोमेटिन बॉडी नेक्ड साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। इनका आयतन कोशिका के आयतन का लगभग 10 से 20% भाग होता है। डबल स्ट्रैंड होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं। और ई कोलाई बैक्टीरिया में इनकी लेंथ लगभग 100 माइक्रोमीटर होती है। इनमें 5 × 10⁻³ क्लोबेस पेयर्स पाए जाते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 2.5 × 10⁹ डाल्टन के लगभग बराबर होता है। तो ये अत्यधिक वल्नित यानी सुपर कॉइलिंग स्टेज में पाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे तंतुओं के समूह उपस्थित होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता और उसके स्थान पर दूसरे क्षारीय प्रोटीन जैसे HA, NS, DNA संलग्न प्रोटीन यानी DNA अटैच्ड प्रोटीन सेकेंड पाया जाता है। कुछ जीवाणुओं में DNA कोशिका झिल्ली के साथ अटैच रहता है और दूसरे ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि बेसिलस टाइप, जैसे बेसिलस सबटिलिस है, क्योंकि बेसिलस बैक्टीरिया में मीजोजोम्स अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, तो DNA या न्यूक्लियोइड मीजोजोम्स की जो झिल्ली है उसके साथ भी संलग्न पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियोइड है, मेन लक्षण इसका यही है कि डबल स्ट्रैंड होते हैं और वृत्ताकार होते हैं। जो दूसरे छोटे स्ट्रैंड्स हैं जेनेटिक मटेरियल के और मेन न्यूक्लियोइड के अलावा साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल के, उनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनएस पाया जाता है या न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दूसरे कुछ सेल ऑर्गेनल्स में जैसे क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रोकैरियोटिक सेल में मेन जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियोइड है उसके अलावा जो दूसरे छोटे डीएनए स्ट्रैंड्स वो भी सर्कुलर होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड्स गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और ये खुद के रेप्लिकेशन में सक्षम होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और संयुग्मन और यानी कॉन्जुगेशन और जो आनुवंशिक कारक हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन की कोशिकाओं में स्थानांतरित करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। लेडरबर्ग ने इन्हें प्लाज्मिड नाम दिया और जैकब और शेफर और वॉलमैन ने इनको इपीसोम्स के रूप में वर्णित किया। तो प्लाज्मिड्स को ही हम इपीसोम्स के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मिड के कई स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, कई विशिष्ट प्रकार होते हैं। इनमें से मुख्य ये 5 हैं। प्रजनन क्षमता F प्लाज्मिड या फर्टिलिटी F प्लाज्मिड, प्रतिरोध प्लाज्मिड या रेजिस्टेंस प्लाज्मिड,
वायरुलेंस प्लाज्मिड या विषाणु प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड या अपक्षयी प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड। इन सभी के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वायरुलेंस प्लाज्मिड बैक्टीरिया की वायरुलेंसी को बढ़ाते हैं, उसकी पैथोजेनेसिटी को बढ़ाते हैं और कहें कि बैक्टीरिया को एक पैथोजन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स वो हैं जो नेचुरल सब्सटेंस के अलावा जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। कोल प्लाज्मिड्स ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि कॉलिसिन और बैक्टीरियोसिन्स जो एनवायरनमेंट में जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनको समाप्त करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया है उसको स्ट्रगल कम करना पड़े सरवाइव करने के लिए दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो दूसरी कॉलोनीज वहाँ डेवलप हो रही हैं। देन स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, जीवाणु के कोशिका द्रव्य में अनेकों संग्रहकारी कण यानी कि स्टोरेज ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और इनको हम इंक्लूजन बॉडीज़ भी कहते हैं। कभी कभी इनकी मात्रा कोशिका के शुष्क भार के 50% के लगभग बराबर हो जाती है। शिवेले ने इनको दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया। फर्स्ट, जिनमें मेम्ब्रेन इनको सराउंड करती है या कहें झिल्ली के आवरण युक्त इंक्लूजन्स या अंतर्विष्ट, और एक जो झिल्ली रहित अंतर्विष्ट है जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती। झिल्ली के आवरण युक्त जो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं उनमें 2 से 4 नैनोमीटर मोटी नॉन यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। यूनिट मेम्ब्रेन नहीं, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें क्लोरोसोम्स, कार्बोक्सीसोम्स, मैग्नेटोसोम्स, गैस वैक्यूल्स, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट या पीएचपी पार्टिकल्स और गंधक कण यानी सल्फर पार्टिकल्स और कुछ पॉलीग्लूकोसाइड यानी ग्लाइकोजन पार्टिकल्स आते हैं। ये वो हैं जिनमें झिल्ली पाई जाती है। क्लोरोसोम्स ये प्रकाश संश्लेषणी जो जीवाणु होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उनमें पाए जाते हैं और 100 से 150 नैनोमीटर लंबाई इनकी होती है और 50 नैनोमीटर चौड़ाई। स्पिंडल शेप ये होते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस के से रिलेटेड जो भी पिगमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं। कार्बोक्सीसोम्स जो कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं या रसायन अकार्बनिक पोषित जो जीवाणु होते हैं और साइनोबैक्टीरिया उनमें पाए जाते हैं और संभवतया जो कार्बन का उपापचय है ये उसमें भाग लेते हैं। मैग्नेटोसोम्स एक्वास्पाइरिलम मैग्नेटोटैक्टिकम में पाए जाते हैं और ये जीवाणु के अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन को तय करने में मदद करते हैं। झिल्ली रहित जो संग्रह कणिकाएं हैं उनमें हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक अम्ल और नीले हरित जीवाणुओं में साइनोफाइसिन नामक नाइट्रोजन युक्त संग्रहित पदार्थ पाया जाता है। कुछ जीवाणुओं में पॉलीमेटाफास्फेट कण या मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं जिनको हम वॉल्यूटिन पार्टिकल्स भी कहते हैं। बेसिक स्टेन से जो मिथाइलिन ब्लू है जैसे उनसे अगर इनको स्टेन किया जाता है तो ये लाल रंग के दिखाई देते हैं और ऐसा इनमें अत्यधिक मात्रा में अकार्बनिक पॉलीफॉस्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। अनेक जीवाणुओं में एक झिल्ली से घिरी रिक्तिकाएं पाई जाती है, एक झिल्ली से घिरी। इनमें जल, खाद्य पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल, खनिज, मिनरल्स और गैस ये सब भरे होते हैं। जलीय जीवाणुओं में गैस से भरी रिक्तिकाएं इन्हें जल सतह पर तैरने में मदद करती हैं।
ये 75 नैनोमीटर डायमीटर की और 200 से 1000 नैनोमीटर लंबाई की नुकीले सिरे वाली रिक्तिकाएं होती हैं जिन पर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया में बनने वाली जो संरचनाएं हैं वो हैं बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स और सिस्ट। तो जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स हैं, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये जटिल संरचना है कंपैरेटिवली सिस्ट के। बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स में मुख्य जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर कुछ एक्स्ट्रा कोट निर्मित किए जाते हैं, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। ये प्रोटोप्लास्ट यानी बैक्टीरियल सेल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल सेफ है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और फिर ये प्राइमोर्डियल सेल वॉल है। तो ये सारा बैक्टीरियल सेल है जिसमें एक्स्ट्रा जो पार्ट हैं जेनेटिक मटेरियल के अलावा वो डिसअपियर हो जाते हैं और जो जेनेटिक मटेरियल है मेन न्यूक्लियोइड, उसको सुरक्षित रखा जाता है। उसके लिए इसके चारों ओर जो आवरण निर्मित होते हैं उसमें ये कॉर्टिकल लेयर्स और उसके बाद ये सबकोट मटेरियल, देन उसके बाद में ये इनर कोट और आउटर कोट, फिर सबसे बाहर एक्सोस्पोरियम होता है। ये जो जटिल संरचना निर्मित होती है इसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। और जो सिस्ट है उसमें जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, एजिटोबैक्टर में जब ये क्रिया देखी जाती है, ये प्रोसेस जब देखा जाता है, तो हम देखते हैं कि पहले बैक्टीरियल सेल में बाइनरी फिशन की प्रक्रिया होती है, दो छोटे सेल्स बनते हैं, यानी कोशिका का आकार पहले छोटा किया जाता है। उसके बाद पूरी बैक्टीरियल सेल के ऊपर, जैसे हमने एंडोस्पोर में देखा कि वहाँ सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोट बनाए जाते हैं, तो सिस्ट फॉर्मेशन में सेल का साइज बाइनरी फिशन के द्वारा वो दो भागों में विभाजित होकर छोटा बनाया जाता है और उसके चारों ओर फिर थिक कोटिंग की जाती है। ये इसको हम कहते हैं एनसिस्टमेंट या सिस्ट का फॉर्मेशन। ये जो कॉर्टिकल लेयर्स कॉर्टेक्स के ऊपर, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये प्राइमोर्डियल सेल वॉल के ऊपर ये कॉर्टेक्स है, फिर कॉर्टिकल लेयर्स, फिर सबकोट मटेरियल, देन आउटर और इनर कोट और एक्सोस्पोरियम। ये जो जटिल संरचना है, ये संरचना डीपली कोलिनिक एसिड और कैल्शियम के द्वारा निर्मित होती है। एंडोस्पोर और पुटी दोनों संरचना विपरीत परिस्थितियों में कोशिका को अनुकूल परिस्थितियों के लौटने तक बचाए रखने का प्रोसेस होता है। यह जीवाणु की डॉर्मेंट स्टेज होती है जिसमें टेम्परेचर और केमिकल इनके लिए रेजिस्टेंट ये स्टेज है और इनसे सुरक्षित इसको रखा जाता है। जबकि जो सामान्य जीवाणु होता है वो वेजिटेटिव स्टेज को या कहें कि वर्दी अवस्था को निरूपित करता है, दर्शाता है। एंडोस्पोर में कोशिका के डीएनए के चारों ओर जटिल परतें डीपी कोलिनिक अम्ल और कैल्शियम से बनी होती हैं और जो एनसिसमेंट होता है या पुटी भवन होता है उसमें संपूर्ण कोशिका की जो झिल्ली है उसके चारों ओर मोटे आवरण का निर्माण होता है।
तो संपूर्ण कोशिका की देह के चारों ओर मोटे आवरण का निर्माण होता है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, और क्योंकि काफ़ी थिक कोट चारों तरफ रहता है तो सेल वॉल के साथ वो अटैच हो जाता है। अनेक ग्राम ग्राही यानी ग्राम पॉजिटिव प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, जैसे सार्सिने और एक्टिनोमाइसिटीज, इनके कुछ सदस्य कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जब कम हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो उनके चारों ओर ताप और रसायन रोधी यानी हीट और केमिकल रेजिस्टेंट एक काय बन जाती है, एक आवरण बन जाता है, जिसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के चारों ओर ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये काय सूखा पड़ने, फ्रीजिंग यानी ज़्यादा ठंड हो तब, और रेडिएशन, इन सब से उसको रेजिस्ट करते हैं, सबसे उसको बचाते हैं। तो ड्रॉट और फ्रीजिंग और रेडिएशन, हर तरह की जो असामान्य परिस्थितियां हैं, उनसे बचाने का काम एंडोस्पोर करता है बैक्टीरिया की सेल को। बैसिलस तथा क्लोस्ट्रीडियम जाति के जीवाणुओं में एंडोस्पोर बनने की क्रिया अधिकता से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त स्पोरोबैसिलस, स्पोरोसार्सिना और डेज़ल्फोटोमैक्यूलम, इनमें भी एंडोस्पोर बनने की प्रक्रिया पाई जाती है। जो एंडोस्पोर हैं, ये सिस्ट की तुलना में कहीं ज़्यादा बैक्टीरिया को सुरक्षित बनाए रखने वाली संरचनाएं हैं, क्योंकि ये ताप, सामान्य अम्ल, क्षार, दूसरे जो केमिकल्स हैं उनके लिए, और जो पैथोजेंस को नष्ट करने वाले दूसरे सब्सटेंस हैं उन सभी के लिए, और रेडिएशन, इन सभी चीज़ों के लिए रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं बैक्टीरियल सेल में। तुलनात्मक रूप से जो सिस्ट फॉर्मेशन है, उसमें टेम्परेचर से या कहीं ज़्यादा तापमान से सिस्ट को समाप्त किया जा सकता है और जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। तो एंडोस्पोर सिस्ट की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और बैक्टीरिया को ज़्यादा सुरक्षित रखने में सक्षम है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो बैक्टीरियल सेल है उसकी क्या संरचना होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे वायरस। थैंक यू।